Students, I am your Anu ma'am. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about Gala Model Question Papers, Standard 10, Science, Sample Paper 4. जैसा कि आप जानते हैं, आपका एग्जाम मई 2021 में होने वाला है और अभी लगभग आपके पास 2 महीने का टाइम है। यदि अभी से आप सैंपल पेपर के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, तो निश्चित ही आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। और मैं समझती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स सभी सैंपल पेपर्स के सभी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए मैं सभी सैंपल पेपर्स के सॉल्यूशन का वीडियो बना करके आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। पैरेलली चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी अपलोड कर रही हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन चले जाए और आप उसे आसानी से देख पाए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सैंपल पेपर 4 के सॉल्यूशंस की चर्चा करते हैं। एग्जाम के लिए आपको मिलेंगे 3 आवर्स और टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। नाउ इंस्ट्रक्शंस को मैं सैंपल पेपर 1 और क्वेश्चन पैटर्न में समझा चुकी हूँ, इसलिए इसे स्किप करती हूँ। हम लोग सेक्शन ए के सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होते हुए 24 तक का क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेंगे। सेक्शन ए में टोटल 24 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। So choose the correct alternative from those alternatives given below for the following statements. यानी कि पहले MCQ वाले क्वेश्चंस होंगे। So question number 1, which gas is produced by the reaction of sodium with water? First option oxygen, second option hydrogen, third option nitrogen, fourth option carbon dioxide. And answer will be option B hydrogen. अब हम लोग हाइड्रोजन कैसे होगा उसको देख लेते हैं। जब सोडियम को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है NaOH प्लस H2, इसलिए आंसर होगा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन कंपाउंड्स? फर्स्ट ऑप्शन CnH2n प्लस 2, सेकेंड ऑप्शन CnH2n, थर्ड ऑप्शन CnH2n माइनस 2, फोर्थ ऑप्शन CnHn प्लस 2। आंसर विल बी ऑप्शन सी CnH2n माइनस 2। इसके रूल को भी हम लोग समझ लेते हैं। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2, एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n माइनस 2, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी CnH2n माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गन इज बाइल प्रोड्यूस्ड? फर्स्ट ऑप्शन गॉल ब्लैडर, सेकेंड ऑप्शन पैनक्रियास, थर्ड ऑप्शन डिओडेनम, फोर्थ ऑप्शन लीवर। Answer will be option A gallbladder. Next question, which of the following energy sources is not obtained from solar energy? यहाँ नॉट को मैं हाईलाइट कर दूं। जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ें तो ध्यान से पढ़िए कि उसमें नॉट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इस नॉट से आंसर बदल जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑप्शन है जियोथर्मल एनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है विंड एनर्जी, थर्ड ऑप्शन है फॉसिल फ्यूल, फोर्थ ऑप्शन है न्यूक्लियर एनर्जी। And answer will be option D, nuclear energy. Next question, what would be the distance between an object placed 20 cm away in front of a plane mirror and its image? इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि एक प्लेन मिरर है और उस प्लेन मिरर के 20 सेंटीमीटर आगे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? और फर्स्ट ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन 30 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन 40 सेंटीमीटर। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। अब ये 40 सेंटीमीटर कैसे होता है इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये प्लेन मिरर है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है और हमें पता है कि प्लेन मिरर से जब ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो वो सेम डिस्टेंस पर बनता है, यानी कि ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के बिहाइंड सेम डिस्टेंस पर बनेगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट मिरर से 20 सेंटीमीटर पर है, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, इट मीन्स 40 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर होगा। ओके, एंड ऑप्शन होगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड इन विच डायरेक्शन इज अ रेनबो सीन इन मॉनसून? फर्स्ट ऑप्शन इन ईस्ट एट द मॉर्निंग, सेकेंड ऑप्शन इन ईस्ट एट द इवनिंग, थर्ड ऑप्शन इन वेस्ट एट द इवनिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इन वेस्ट एट द नून। आंसर विल बी ऑप्शन बी इन ईस्ट एट द इवनिंग। इस ऑप्शन के भी रीजन को हम लोग देख लेते हैं। इट विल बी इन द ईस्ट डायरेक्शन बिकॉज इन द इवनिंग द सन इज इन द वेस्ट
and obviously the rainbow is in the direction opposite to that of sun. Now next type of question, fill in the blanks so as to make each of the following statements true. अब fill in the blanks के क्वेश्चन है, लेकिन fill in the blanks के लिए भी ऑप्शंस है और आपको उन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करके स्टेटमेंट को फिल करना है जिससे स्टेटमेंट ट्रू हो जाए. So first statement, the molecular formula of propanone is dash and options are C3H7OH. Second option CH3COCH3 and answer will be CH3COCH3. यहाँ हम लोग दो फार्मूला देख रहे हैं और इन फार्मूला में यहाँ कीटोनिक ग्रुप है एंड क्वेश्चन में जो कंपाउंड का नेम दिया हुआ है वो कीटोनिक ग्रुप का है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा CH3COCH3. Now next question, the atomic number of an element is 9. Then it is in dash group of the modern periodic table. क्वेश्चन में कह रहा है कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 9 है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये किस ग्रुप में होगा? ऑप्शंस आर 9th एंड 17th. आंसर विल बी 17th. अब इसके रूल को हम लोग समझ लेते हैं. रूल ऑफ द फाइंडिंग ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और एस ब्लॉक में दो ग्रुप होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2. यानी कि यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 है तो वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जाएगा, लेकिन यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा है तब क्या होता है? फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. और चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया है 9 और 9 होता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, तो हम लोग पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे. तो जब हम लोग फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो होता है 2 and 7. तो हम लोग क्या करेंगे, इस 7 को 10 के साथ ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17 और इसीलिए ग्रुप नंबर हो जाएगा 17. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इन इमीडिएटली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश मॉलिक्यूल. ऑप्शंस आर एडीपी और एटीपी. आंसर विल बी एटीपी. नेक्स्ट क्वेश्चन, in the flower, the ovary is modified into dash after fertilization. Options are seed or fruit. Answer will be seed. अब इसके भी रीजन को देख लेते हैं. The ovary contains ovules which develop into seeds upon fertilization. The ovary itself will mature into a fruit, either dry or fleshy, enclosing the seeds. Now next question. An object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 cm. If the object is at a distance of 15 cm from the lens, then its image will be formed dash. And options are at 2f2 far from 2f2 or between f2 and 2f2. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उस कॉन्वेक्स लेंस के 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. इट मींस ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के पहले रखा हुआ है. ओके. तब कह रहा है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा और ऑप्शंस ये दोनों दिए हुए हैं. तो आंसर हो जाएगा एट 2f2 फार फ्रॉम 2f2. अब इस आंसर को हम लोग डायग्राम से समझते हैं. यहाँ कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम दिया हुआ है जहां फोकस यहाँ है, ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ के पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ है क्योंकि फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर. तो लगभग इस तरह का डायग्राम बनेगा. ओके. अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ देख रहे हैं जो 2f2 के बाद है. तो आंसर हो जाएगा एट 2f2 फार फ्रॉम 2f2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is used as a main source of energy in the artificial satellite and options are solar cooker or solar cell. Answer will be solar cell. Now next type of question, state whether the following statements are true or false. अब true false वाले questions हैं. तो हम लोग statements को देखेंगे और जो statement true होगा उसके सामने true लिखेंगे और जो false होगा उसके सामने false लिखेंगे. So first statement, calcium, strontium and barium are the members of one of the Dobronier triads. This statement is true. Next statement, in dinosaurs, the feathers were used as an insulating layer in cool environment. This statement is true. Next statement, the focal length of a concave lens is taken negative. This statement is true. Next statement,
In the sun and other stars, nuclear fission reaction is large source of energy. This statement is also true. Now next type of question, answer the following questions as directed. So first question, which is the largest and important part of human brain? And answer, the cerebrum is the largest part of the human brain. यदि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो हम लोग इस लाइन को भी ऐड कर देंगे. वो लाइन है, it is divided into two cerebral hemispheres. The cerebral cortex is an outer layer of gray matter covering the core of white matter. Now next question, what are acquired characteristics or traits? Answer, a trait is not inherited. Acquired traits are not coded by the DNA of a living organism and therefore cannot be passed on the future generations. Next question, for what purpose is the study of fossils important? Answer, fossils help researchers learn about plants and animals that existed long ago, having since faced extinction or evolution of modern species. Sometimes fossils tell scientists how the earth has changed. ये लास्ट सेंटेंस जो है, यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आप इसे भी ऐड कर दीजिएगा. Now next question, write Ohm's law. Answer, Ohm's law states that current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. So V is proportional to I और V equals to IR. यदि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो सिर्फ इतना ही आपको लिखना है. ओके, यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आगे एक्सटेंड करना है. Where R is the constant of proportionality and is known as resistance. SI unit of resistance is ohm and ohm is denoted by Greek letter omega. Now next question, give names of two metals used to make solar cell panel. Answer, the two metals useful for making solar cells are silicon and cadmium telluride. Now next question, what is ozone hole? Answer, the increase in heat and depletion of ozone around the Earth's polar region is called the ozone hole. 1 मार्क के लिए ये 2 लाइन्स ही काफी है. ओके, यदि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो आप इन लाइन्स को ऐड करेंगे. The ozone hole has developed because people have polluted the atmosphere with chemicals containing chlorine and bromine. Now next question, why was Ganga Action Plan launched? Answer, Ganga Action Plan launched because first point, to lower the pollution. Second point, improve the quality of water in the Ganga river by diversion and treatment of domestic sewage and toxic waste from identified point sources of pollution. ये क्वेश्चन 1 मार्क में है तो किसी भी 1 पॉइंट को लिख दीजिएगा. यदि यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है तो दोनों पॉइंट्स को लिख दीजिएगा. Now next question, match the given pair properly. This is the last question from section A. In group A, there are glands and in group B, there are locations. So first gland is adrenal, next is pituitary, and first location is in throat, second location is top of the kidney, and third location is in the head. Now answer, for adrenal, location is top of the kidney. For pituitary, location is in the head. नाउ सेक्शन बी. इस सेक्शन में टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 9 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होगा. और सेक्शन बी में टोटल 18 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट होते हुए 36 तक जाएगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी, व्हाट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? गिव 2 एग्जांपल्स. क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो आंसर्स भी हम लोग 2 पार्ट्स में देंगे. So first part of the answer, the reaction between an acid and bases to give a salt and water is known as a neutralization reaction. इस डेफिनेशन को जब मैं एसिड बेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना रही थी उस समय भी बताई थी कि ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. अब हम लोग इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर देंगे. चूंकि क्वेश्चन में 2 एग्जांपल्स पूछा है इसलिए हम लोग 2 एग्जांपल्स देंगे. तो फर्स्ट एग्जांपल है, when NaOH with aqueous state react with HCl with aqueous state, it gives NaCl with aqueous state plus H2O with liquid state. Next example, when H2SO4 with aqueous state when react with NaOH with aqueous state, it gives
NaSO4 whole twice with aqueous state plus H2O with liquid state. Okay. Now next question. Give differentiate between metallic elements and non-metallic elements based on their physical properties. सैंपल पेपर 3 में भी ये क्वेश्चन था, लेकिन वहां सिंपल वे में पूछा गया था, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया. ओके. और ये क्वेश्चन यदि 3 मार्क्स में आता है तो स्टार्टिंग की 3 लाइंस को लिखेंगे और फिर डिफरेंस को लिखेंगे. यदि 2 मार्क्स में आता है तो हम लोग डायरेक्टली डिफरेंसेस को लिखेंगे. और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग 3 कॉलम्स बनाएंगे. फर्स्ट कॉलम में प्रॉपर्टी लिखेंगे, सेकंड कॉलम में मेटल के उसी प्रॉपर्टी के बारे में लिखेंगे और थर्ड कॉलम में नॉन मेटल के उसी प्रॉपर्टी के बारे में लिखेंगे. ओके. तो स्टार्टिंग के जो लाइंस है उसको देख लेते हैं. एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स and it is important to know whether a particular element is metal or non-metal. Now see the answer and note it. First property, now second property, and third property, then fourth property, and fifth property. But you can write any 3 points. Okay. Now next question. Prepare a table showing the atomic number and electronic structure of first 4 elements of group 2. Group 2 के 4 elements के atomic number और उसके electronic structure को लिखना है. So answer. First 4 elements of group 2 are beryllium, symbol B, magnesium, symbol Mg, calcium, symbol Ca, strontium, symbol Sr. और इसके बाद इस आंसर को हम लोग इस तरह से टेबल में लिखेंगे. ओके. फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स और उसके सिंबल को लिख देंगे, सेकंड कॉलम में उसके एटॉमिक नंबर को एंड थर्ड कॉलम में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को लिख देंगे. तो बेरिलियम के लिए एटॉमिक नंबर हो जाएगा 4 और इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा. इसी तरह से मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होगा 12 और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इस तरह से होगा. फिर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होगा 20, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इस तरह से होगा. स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर होगा 38 और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इस तरह से होगा. ओके. तो इसको ध्यान से लिखना है आपको. किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन गया पैरेलल में नहीं लिखा जाता है, इसे पावर की तरह लिखा जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इस क्वेश्चन में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 2 डिफरेंसेस को लिखना है. तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए भी हम लोग कॉलम में यदि लिखे तो ज्यादा अच्छा होता है. तो हम लोग इस तरह से 2 कॉलम बना लेंगे. फर्स्ट कॉलम में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में लिखेंगे और सेकंड कॉलम में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में लिखेंगे. तो इसके दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए. Okay. Now next question. What is the importance of DNA copying in reproduction? And answer is the copying of DNA during reproduction is important because first point, maintaining the body design that helps an organism to survive in the environment. The DNA is transferred from the parents to offspring that makes them similar in many ways. Now second point, to maintain the stability of population of a particular species. If DNA won't be copied, then the daughter cell won't receive all necessary genes. Now next question. State various sex of the child determination methods in animals or human beings. ये क्वेश्चन दूसरी तरह से भी आ सकता है, जैसे हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन द ह्यूमन बींग्स. और ये क्वेश्चन सीबीएसई में और भी थोड़ा ट्विस्ट करके आता है और वो क्वेश्चन का पैटर्न होता है द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड इज अ मैटर ऑफ चांस and none of the parents may be considered responsible for it. Justify this statement with the help of a flow chart showing determination of sex of a newborn. Okay? तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आ सकता है, लेकिन तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा. आंसर है इन ह्यूमन बींग्स द फीमेल्स आर XX and the males are XY chromosomes. Now first point, when a sperm carrying X chromosomes fertilizes an egg that contains only X chromosome, the resulting zygote develops into a female XX condition. Now second point, when a sperm carrying Y chromosome fertilizes an egg that contains only X chromosome, the resulting zygote develops into a male XY condition. और इस तरह से आप फ्लो चार्ट भी बना देंगे. ओके. और यही क्वेश्चन यदि 3 मार्क्स में आ जाता है तो आप इन लाइंस को भी लिख देंगे. Thus, there are 50-50 chances of a male or female child
and none of the parents may sex determination in humans be considered responsible for it. Now next question, write the formula of electric current and define its unit. So answer, formula of electric current I equals to Q upon T. The SI unit of electric current is the ampere, symbolized by A. Now definition of ampere, 1 ampere of current represents 1 coulomb of the electric charge, that is equal to 6.24 multiplied by 10 to the power 1. Now next question, calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. Answer, 1 electron possesses a charge of 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19 coulomb, that is 1.6 multiplied by 10 to the power 19 coulomb of charge is contained in 1 electron. So 6 multiplied by 10 to the power 18 electrons constitute 1 coulomb of charge. Now next question, what are the factors on which the force acting on a given current carrying conductor placed in a magnetic field depend? State when a magnitude of force acting on it is highest. ये क्वेश्चन भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम लोग इसके आंसर को भी 2 पार्ट्स में लिखेंगे। पहले हम लोग फैक्टर्स के बारे में लिखते हैं, तो आंसर होगा फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स। फर्स्ट, strength of magnetic field. Force is directly proportional to strength of the magnetic field. Now second point, the current being passed through the conductor. Now third point, the length of the conductor. Now second part of the answer, the magnitude of the force on a current carrying conductor increases when the strength of the magnetic field is increased. The magnitude of the magnetic force also depends on the length of the wire in the magnetic field. Now next question, explain the type of waste on the basis of degradation. इस क्वेश्चन के मैं बहुत सारे पॉइंट्स को लिखी हूं, लेकिन आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है लिक्विड वेस्ट, और फिर इसके बारे में भी लिखना है थोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड वेस्ट, फिर इसके बारे में भी लिखना है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक वेस्ट, इसके बारे में भी लिख देना है। नेक्स्ट है रिसाइक्लेबल वेस्ट, इसके बारे में भी लिख देना है। लास्ट है हजार्डस वेस्ट, इसके बारे में भी लिख देना है। ओके, मैं 5 पॉइंट्स लिखी हूं, लेकिन आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। 4 पॉइंट्स, यहां दिया हुआ है 4 पॉइंट्स, तो आपको 4 पॉइंट्स से लिखना होगा। ओके, सो आंसर 4 पॉइंट्स फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट आर, इसी तरह से हेडिंग डाल के लिखना है आपको। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे, फिर सेकंड पॉइंट, देन थर्ड एंड फोर्थ। Now next question, suggest 4 steps to reduce the consumption of coal and petroleum. तो आंसर इस तरह से लिख देंगे हेडिंग्स के साथ, 4 steps to reduce the consumption of coal and petroleum are। क्वेश्चन से ही आपके फर्स्ट लाइन निकल जाएंगे, लेकिन इस लाइन से आंसर्स थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ओके, और जब भी पॉइंट्स में लिखे तो बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस में लिखे, ज्यादा लेंदी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। यहाँ कहा गया था 4 स्टेप्स लिखने के लिए, लेकिन मैंने 5 लिखे, आप इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। नाउ सेक्शन सी। सेक्शन सी में टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 6 सॉल्व करना है, और हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, और सेक्शन सी में भी टोटल 18 मार्क्स के क्वेश्चन है। So first question from section C, what are called exothermic chemical reactions? Give example. Respiration is exothermic reaction. Explain it. ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिफाइन करना है, फिर उसके एग्जांपल्स देने हैं, और उसके बाद रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में पहले डेफिनेशन को लिख देंगे, फिर उसके एग्जांपल्स को लिख देंगे, और फिर थर्ड पार्ट के आंसर को लिख देंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रेमेडीज टू प्रिवेंट द corrosion ऑफ आयरन। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में, लेकिन मैं 4 पॉइंट्स लिख दी हूँ, तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और आपके पास पॉइंट छोटा छोटा है, तो आप 1 पॉइंट को बढ़ा दीजिएगा। ओके, तो यहाँ इसके 4 पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए।
Now next question, show the steps involved in the extraction of pure metal from its ore in the form of chart. चार्ट के फॉर्म में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप इस तरह से चार्ट के थ्रू इस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। ओके, इनकेस आपको चार्ट नहीं याद होता है तो आप इस तरह से स्टेप्स में भी इसे लिख सकते हैं, और भी स्टेप्स आएंगे। ओके, पूछा जाएगा चार्ट में, लेकिन आप स्टेप्स में लिखेगा तो मार्क्स मिलेगा, लेकिन उससे थोड़ा कम मिलेगा। Now next question, state the characteristic of animal hormones. State the hormones related to growth in human being. ये क्वेश्चन भी 2 पार्ट्स में है, तो हम लोग आंसर भी 2 पार्ट्स में लिखेंगे। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख देंगे और उसके बाद सेकंड पार्ट के आंसर को लिखेंगे। तो यहाँ हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन्स, नोट कर लीजिए, 4 पॉइंट्स लिखा हुआ है। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर। साइंस के क्वेश्चन के आंसर को जब भी आप लिख रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे हाईलाइट कर दिया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो आंसर इज दिस, नोट इट। यहां भी देखिए कुछ वर्ड्स को मैं हाईलाइट कर दी हूं, तो आप भी इसी तरह से हाईलाइट कर दीजिएगा। और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप डायग्राम भी बना सकते हैं। बायोलॉजी से यदि क्वेश्चन पूछा जाए और आप डायग्राम बना देते हैं तो मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं 2 तरह का डायग्राम बनाई हूँ, आप दोनों में से किसी एक को बना सकते हैं। एक ये पॉलिनेशन का डायग्राम है जो क्लास 7th में आप पढ़े थे, और दूसरा क्लास 10th का आपके बुक का ही है। ओके, तो इन दोनों में से किसी भी एक डायग्राम को बना सकते हैं आप। Now next question, why is the process of making variants be speed up through the sexual mode of reproduction? Explain. And answer is this. साइंस के क्वेश्चन का आंसर बहुत लेंथी में नहीं लिखा जाता है, शॉर्ट में ही लिखा जाता है। ओके, नोट कर लीजिए। Now next question, explain regular and irregular reflection of light with the diagram. तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं और कॉलम बना करके भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ में लिखी हूँ। पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर दिया, फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर दिया, और फिर दोनों के डायग्राम बना दिए। तो आप भी इसी तरह से डायग्राम बना दीजिएगा। Now next question, with a neat and level ray diagram, show the position and nature of the image formed when an object is placed between F and O of a convex lens. तो इस क्वेश्चन के लिए आप इस तरह का डायग्राम बनाइएगा। ओके, जब भी कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम बना रहे हैं तो इस रे डायग्राम में आप ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आ रहा है वो कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर के पास से ही बेंड करता है। ओके, स्टार्टिंग से यहां से बेंड नहीं करेगा, सेंटर तक आएगा और फिर उसके बाद बेंड होगा। Now next question, derive the formula of equivalent resistance for the parallel combination of resistors. And answer is this. ये भी आप इसी से नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल वे में बताया गया। ओके, और जब लास्ट स्टेप आ जाए तो उसे हाईलाइट कर देना चाहिए, यानी कि उसे बॉक्स में बंद कर देना चाहिए। नाउ सेक्शन डी। सेक्शन डी में टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और सेक्शन डी में टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन डी, एक्सप्लेन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एंड आंसर इज दिस। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए रिएक्शन भी आपको लिखना होगा। ओके, तो यहां एसिड के लिए ये रिएक्शन लिख दीजिएगा और बेस के लिए ये रिएक्शन लिख दीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। ये 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है, ए पार्ट एंड बी पार्ट। सो ए पार्ट, why do HCl, HNO3, etc. show acidic characters in the aqueous solutions while solutions of compounds like alcohol and glucose
डू नॉट शो एस्थेटिक करेक्टर। ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड है। ओके, सो आंसर इज दिस। नोट कर लीजिए। इसी तरह से हाईलाइट करना है आपको आंसर को। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट द मीनिंग ऑफ फैमिली ऑफ सॉल्ट। राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच सोडियम सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। बी पार्ट का क्वेश्चन भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट आपको फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में लिखना है, फिर 2 एग्जांपल्स सोडियम सॉल्ट का, क्लोराइड सॉल्ट का और मैग्नीशियम सॉल्ट का देना है। तो पहले हम लोग फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में लिख दिए, फिर एग्जांपल्स सोडियम सॉल्ट का, सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड सॉल्ट्स का, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ मैं 4 एग्जाम्पल दी हूँ, आप इनमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर मैग्नीशियम सॉल्ट का एग्जाम्पल, मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स? गिव द नेम्स ऑफ एनी 3 फंक्शनल ग्रुप्स and give 2 examples of each with structure formula. And answer is this. पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन लिख देंगे और उसके बाद 4 फंक्शनल ग्रुप्स को लिख देंगे और हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए 2 एग्जांपल्स दे देंगे एंड फंक्शनल ग्रुप्स का स्ट्रक्चर भी बना देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट शोइंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग स्टेप वाइज लिखेंगे क्योंकि एक्सपेरिमेंट स्टेप वाइज होता है। ओके, सो नोट डाउन द आंसर। चूंकि एक्सपेरिमेंट है तो ऑब्जर्वेशन भी होगा, तो ऑब्जर्वेशन को भी लिखेंगे और फिर कंक्लूजन भी होगा तो कंक्लूजन को भी लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the main types of organisms on the basis of mode of nutrition. Describe any one in detail. So answer is this. Okay, 2 types के न्यूट्रिशन को लिख दिए और इसके बाद फिर एक को एक्सप्लेन कर दिया। Okay, now next question, why do stars twinkle? Explain in detail. So answer is this. इस क्वेश्चन के लिए भी आप डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम बना देने से मार्क्स अच्छे आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये डायग्राम बना देंगे और फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिख देंगे। आप चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, चाहे फिर पहले डायग्राम को बना दीजिए और फिर थ्योरी को लिख दीजिए, या फिर पहले थ्योरी लिख दीजिए बाद में डायग्राम बना दीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड गिव इट्स एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन के लिए भी डायग्राम आप बना देंगे। ओके, पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लिख देंगे और फिर डायग्राम के साथ इसे डिस्क्राइब कर देंगे। यहाँ मैं 2 तरह का डायग्राम बनाई हूँ, आप चाहे तो दोनों में से किसी एक को बना सकते हैं। यदि आपकी ड्राइंग अच्छी है तो दोनों डायग्राम को बना दीजिए, नहीं ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन वाली डायग्राम को बना दीजिए। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ अ डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट्स। एंड आंसर इज दिस। पहले हम लोग इसके मेन फीचर्स को डिफाइन कर देंगे। ओके, और फिर इस डायग्राम को बना देंगे। नेक्स्ट वीडियो में सैंपल पेपर 5 का बनाऊंगी, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।